हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है जिससे नए क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले, जैसा कि हम लोग ने कहा था कि स्टार्ट करेंगे डिफरेंट तरीके के टेस्ट सीरीज को। उसके पहले हम लोग ने आईएएस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रखा है और यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृति आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, प्रश्न पत्र पास जीएस का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। जो साथी नए हैं उनको बता दें कि इस चैनल पर आपको आर ओ और यूटीपीसीएस 2025 से रिगार्डिंग आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज सारा मिलेगा और उसके सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम सब ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ्स वगैरह के लिए। और बाकी आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी जो चीज़ें बतानी हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, इसको बताना है। 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इनका निर्माण जो है तप्त द्रवित मैग्मा के शीतलन से हुआ है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये कठोर, सघन तथा जीवाश्म युक्त होती हैं। और तीसरा कह रहा है कि लाइकोलिथ प्रमुख जो अंतर अवेदी आग्नेय चट्टान है। ये सब चीज़ें हैं। 3 स्टेटमेंट और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आग्नेय चट्टानों के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसकी क्वेश्चन डिस्कस करना है। कह रहा है केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, और या एक, दो और तीन। फटाफट से बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ये चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अब ध्यान दीजिएगा, एक और तीन इसमें सही है। कह रहा है आग्नेय चट्टानों से संबंधित एक और तीन सही है। तो यानी कि आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो निर्माण तप्त द्रवित मैग्मा के शीतलन से हुआ है। और लैकोलिथ जो प्रमुख अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। दूसरा जो है क्यों गलत है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न जो स्टेटमेंट दूसरा है कि ये कठोर, सघन और जीवाश्म युक्त होती हैं चट्टानें। ठीक है। तो जिसमें जो आग्नेय चट्टान की बात की जा रही है, ये आप देखिए मैग्मा से ही इनका निर्माण होता है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो ये चट्टानें जो है जीवाश्म रहित होती हैं। ठीक है। क्या होती हैं? जीवाश्म रहित होती हैं। जीवाश्म एक तो नहीं होती हैं, इसमें जीवाश्म ना के बराबर नहीं होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एक और तीन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि स्टेटमेंट कथन कारण वाला है, अभिकथन और कारण वाला। तो आप जान ही चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 इसमें कथन कारण रहता है, आपको देख के बताना रहता है। कथन देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक भूकंपीय जो भूकंपीय तरंगे हैं किसी भी माध्यम में संचरित होने का गुण रखती हैं। और प्राथमिक भूकंपीय तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के समान ही व्यवहार करती हैं। ठीक है। तो इसके समान व्यवहार करती हैं, इसके बारे में कह रहा है टू का प्रयोग करना है। दोनों स्टेटमेंट देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों सही होगा और आर जो है कि सही व्याख्या करेगा। दोनों सही होगा या फिर व्याख्या नहीं करेगा, या फिर एक सही होगा दूसरा गलत, या फिर पहला गलत या दूसरा सही। 30 तरीके से कॉम्बिनेशन है। एक बार पीछे आप आंसर को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, कथन कार्ड को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बता दें, ऑप्शन ए। ठीक है। ये भी कथन भी सही है, कार्ड भी सही है, और इसी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। यानी प्राथमिक भूकंपीय जो तरंगे हैं किसी भी माध्यम में संचरित होने का गुण रखती है। ये बात अपने आप में एकदम सही है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्राथमिक भूकंपीय तरंगे जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, क्योंकि ये प्राथमिक तरंगे जो हैं ध्वनि तरंगों के एक साथ से व्यवहार करती हैं। ये तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अर्थात अगर हम बात करेंगे तो इनका जो कणों पर कंपन होता है वो प्रसार की दिशा के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से मिलती है। तो बेलारूस, सर्बिया, है ना, मोल्डोवा या रोमानिया। किसकी सीमा है जो इससे मिलती है? तो इसका उत्तर सही सी हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का, ऑप्शन डी, रोमानिया। ठीक है। काला सागर की बात करें तो इसकी जो काला सागर आपका यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक ये अंतर्देशीय समुद्र है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इसमें सागरों में इसकी गिनती होती है। इसकी रेखा की सीमा रेखा की बात करेंगे तो अन्य किससे किससे मिलती है, सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से। इसी सीमा जो है यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन के बाद से रूस से, जॉर्जिया से, है ना, तुर्की और बुल्गारिया, और के साथ साथ रोमानिया, इतने देशों से क्या होती है इसकी सीमा साझा होती है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। काला सागर जो है ये आप यूरेशिया में स्थित है। काला सागर की अगर बात करेंगे तो, है ना, यूरेशिया में स्थित है। और जो यूरोप का जो काकेशकस जो माउंटेन है वहाँ से आप देखेंगे। और काला सागर जो है बास्पोरस जल मंडल के साथ और बाकी पुतिन और जो वहाँ पे मरमरा, डांडेरल, ये सब तरह के हैं, जिससे वो क्या हुआ भूमध्य सागर से आके यहाँ पे जुड़ता है। तो ये सब सारी पॉइंटें इस तरह के प्रश्न जब ज्योग्राफी का है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे मैप के थ्रू जाके एक बार रिवीजन करें, खुद से रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको उसी क्लास में जब टेस्ट में मिल जाए,
वो जब स्टैटिक पोर्शन रहता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार जाकर ज़रूर इन सब चीज़ों को आप मैप में एक बार देखेंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होगा, पॉइंट्स पे पकड़ आपकी मजबूत रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी प्रतिचक्रवात की विशेषताएँ हैं? प्रतिचक्रवात की बात कर रहा है। पहला कह रहा है विस्तृत क्षेत्र, निश्चित मार्ग व दिशा, कम दाब प्रवणता, केंद्रमुच, वायु दाब। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका कौन-सा उत्तर हो जाएगा, दिए गए प्रूफ में सही प्रयोग करके बताना, 1 और 3, 2 और 4, ये 3, 4, 2, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, पहले तो कौन-कौन से इसमें सही है ना? तो इसमें आप देखेंगे प्रतिचक्रवात की विशेषताओं में विस्तृत क्षेत्र चाहिए, है ना? निश्चित मार्ग और दिशा के नहीं, कम दाब प्रवणता और केंद्र दाब में उच्च वायु दाब। तो इस हिसाब से 1, 3, 4, 1, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? 3 आपने बता दिया हमने यहाँ पे कौन-कौन सा सही है, कौन नहीं सही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन प्रकृति में गर्म एवं शुष्क हैं? प्रकृति में बताना है कौन जो है इनका नेचर गर्म एवं शुष्क है। तो ब्लैक रोलर है, श्यामल है, ब्लिजार्ड है, मिस्ट्रल, है ना, सांता आना। इसके तरीके के यहाँ पे तापमान जो पवने हैं, स्थानीय पवन आप देखेंगे, स्थानीय पवनों में जो है डिफरेंट तरीके के पवने, जैसे गर्म है, ठंडी पवन, इस तरह की होती हैं। फूड का प्रयोग करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 5, 3, 4, 5, है ना, और 2 ऑप्शन यहाँ पर और देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4, 5। तो अगर बात कीजिएगा प्रकृति के हिसाब से, यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा आपका यहाँ पे गर्म और शुष्क है। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्लैक रोलर हो जाएगा, ठीक है? ब्लैक रोलर, और उसके बाद से कौन-सा हो जाएगा श्यामल, और श्यामल के बाद से आपका जो है संतान, ठीक है? ये 5, 1, 2 और 5 देखिए किसमें है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 5 ये पे सही उत्तर हो जाएगा। आप बात करेंगे अगर यहाँ पर देखेंगे ब्लिज़ार्ड की, तो ब्लिज़ार्ड ध्यान रखिएगा, ये ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी पवन है। और उसके साथ-साथ मिस्ट्रल है, ये भी ठंडी ध्रुवीय पवन है। कैसी है? ठंडी ध्रुवीय पवन है। मिस्ट्रल और ब्लिज़ार्ड आपकी ठंडी हो गई। बाकी तो यहाँ पर कौन-सी है? गर्म पवन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? तो इस तरह के पॉइंट्स आप देखेंगे। साथ में जैसे ये गर्म शुष्क स्थानीय पवनें हो गई, या फिर महासागरीय धाराएँ जो ओशियन करंट है, वहाँ से भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? सूची दिया हुआ है, एक तरफ पठार है और दूसरा उसका स्वरूप है। तो पार्शिया का पठार, शान का पठार, कोतवार का और कोलंबिया का पठार। इसमें कह रहा है कि कौन-सा जो है एक इसमें सही सुमेलित है, यानी पार्शिया का पठार हिमानीकृत है, शान का पठार जलकृत है, कोतवार का पठार पवनकृत है, कोलंबिया का पठार लावाकृत है। इसमें आपको बताना है कौन सा एक जो है आपका इसमें सही है। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 आपके सामने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में। तो यहाँ पर जो देखिएगा पठार में आपका सही है वो ऑप्शन डी, कोलंबिया का पठार जो है वो लावाकृत पठार आपका ये ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित है। क्या है? ऑप्शन डी सही सुमेलित है। बाकी जो है 3 आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना क्या था? इसमें हमें बताना था, सही ये बताना था। तो ऑप्शन डी के फिर डी वाले के लिए क्या हो जाएगा? 1 मिनट, हाँ, डी था ना कोलंबिया वाला? डी, ठीक है। डी पे कोलंबिया था, और आपका ये कौन-सा है? ऑप्शन डी चौथा वाला कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर उसी तरह के स्टेटमेंट वाला, कौन-सी हिमानीकृत जो स्थलाकृतियाँ हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जो हिमानीकृत है, यूओकार की घाटी, है ना, यारडंग, सियोर्ड या इंसेलबर्ग। कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। कूट आपको एक बार बता दे रहा है, कूट कौन-कौन सा है यहाँ पे? 1 और 3, 2, 4, 1, 3, 4 या 2, 3, 4। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन-सा आपका आंसर आपको होना चाहिए। तो इसमें जो स्थलाकृतियाँ हैं और उसका सही उत्तर आपका कौन-सा हो जाएगा? इसमें अगर आप देखें हिमानीकृत में तो आपका यू आकार की घाटी आएगी। ठीक है, और कौन-सा आएगा? यू आकार के बाद से आपका फियोर्ड आएगा। यानी 1 और 3 आपको पहले में मिल जाएगा। 1 और 3 आपका जो है पहले में मिल जाएगा। इसमें आपको 2 इसमें मिल जाएगा। बाकी जो है इसमें जो यारडंग है, यारडंग आप स्थलाकृति की आप बात करें तो ये पवनीकृत है। ठीक है? पवनीकृत स्थलाकृति है, हिमानीकृत नहीं है। और इंसेलबर्ग ये भी आपका पवन पवन वाला पवन से रिलेटेड है। ठीक है? तो ये दोनों आपका ये हो जाएगा, हिमानी से रिलेटेड आपका 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है नीचे दिए गए जो कथन है, फिर कथन कारण, अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपको बताना है क्या इस चीज़ में सही है। तो प्रश्न संख्या
आप 8 इसमें अगर आप बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, इस तरह का बात कहेगी। और दूसरा में भूमध्य रेखा पर क्या कह रहा है, कोरियोलिस बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो देखिएगा इसमें जो सही होगा आपका पहला तो आपका सही है कि भूमध्य रेखा के निकट जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन जो कारण है यहाँ पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, इसी का अभाव कारण ऐसी उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, तो यानी ये सही और आर गलत है। तो स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसमें वाला पर यहाँ पे ये पहले पे दे दिया है, जबकि कई जगह ये चौथे ऑप्शन पे रहता है। ये सत्य है और आर असत्य है। ठीक है, क्यों नहीं, कि यहाँ पे बल जो सर्वाधिक नहीं होता है, न्यूनतम होता है, और पहला स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम जो सही अनुक्रम है। तो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलें हैं, इनका क्रम पूछ रहा है किधर से, पश्चिम से पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है ना। ये 4 जिले जो आपका फेमस 5 जिले ओंटारियो, मिशिगन, ड्यूरन, सुपीरियर। तो फटाफट से अरेंज करके बताइए कौन सा ऑप्शन में आपका यहाँ पे सही उत्तर बैठेगा, है ना। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे देखिएगा कौन सा उत्तर आपका सही बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो ओंटारियो, यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ये आपका क्या है, सही क्रम बैठेगा ऐसे इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, ओंटारियो, बीच में एक आपका यहाँ बच रहा है ईरी करके का है, 5 जो झीलें हैं उसमें ईरी, उसके बाद यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झीलें जो है आप देखते हैं टॉप 5 वाला, है ना। 5 झीलें उसमें से ये 4 झील यहाँ पे दी जाता, और 5 झीलों का एक ग्रुप है वो ओंटारियो, और इसके बीच में एक बहा जाता है आपका ईरी, है ना। और बाकी ये क्रम आपका कौन सा, ईस्ट टू वेस्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिएगा चीन पूरे जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह जलवायु दोनों गोलार्धों में जो है 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूरी खाक में पाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान सामान्य बना रहता है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रवण क्षेत्र है। इसमें से कौन सा सही है, वो स्टेटमेंट आपको फिर से वही देख के बताना है। 1 और 3, 2 और 3, 2 या 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, इसका सही उत्तर आपको पता है तो ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा कौन सा। पहला चीज़ तो है इसमें, पहला ही स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। ये जो आपको बता रहा है ये 45 से 60 नहीं होता है, इसमें जो होता है ये दोनों गोलार्धों में इसका जो विस्तार है वो 25 से लेके 40 डिग्री तक। ठीक है, 25 से लेके 40 डिग्री तक होता है, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इधर हम जलधारा वाला प्रभाव का कारण तापमान सामान्य बना रहता है, तो ये चीज़ आपका सही है। ठीक है, दूसरा सही है। और तीसरा प्रवण चक्रवात में प्रवण क्षेत्र है ये भी सही है। यानी एक को हटा दीजिए, बाकी 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 के साथ जुड़े आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बता दिया आपको क्यों गलत है पहला, बाकी जो 2 सही हो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो आपको प्रश्न न आ रहा उसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, मकर रेखा पर नाम ही दिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे या मोजाम्बिक, ये 4 देश है, इसमें कौन सा इस पे स्थित नहीं है, तो इसका उत्तर आप फटाक से कीजिएगा। ये जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे जिम्बाब्वे जो है। ठीक है, जिम्बाब्वे जो है यहाँ पे क्या है, ये मकर रेखा पे आपके क्या है स्थित देश नहीं है। ठीक है, जिम्बाब्वे, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पछुआ पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर संचारित होती हैं। दूसरा क्या, उत्तरी गोलार्ध में असल की अधिकता कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक सक्रिय होती हैं। कौन सा सही है, 1 से 2, 1 और 2 या 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। फटाक से जो आपके ऑप्शन है 1 और 2 उस पर अच्छे से रीड कीजिए और बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका इसमें पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, इस हिसाब से आपका डी सही पर हो जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है जो पछुआ पवनों की। तो ये जो है दक्षिण पूर्व पूर्व कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में ये अधिक सक्रिय रहती है, तो दोनों दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, हम बात करेंगे अगर इसकी, तो पहले वाले में इनका जो दिशा है ये उत्तर दक्षिण पूर्व से, ये चीज़ इसमें गलत दिया हुआ है। और दूसरे में अगर बात करें तो ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक सक्रिय नहीं होती है, इसमें क्या होती है, ये कम सक्रिय रहती है। ठीक है, इसमें क्या रहती है, कम सक्रिय रहती है, इसलिए स्टेटमेंट दिए गलत हो जाएगा और ये दिशा की वजह से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 13, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीचे पदात्मक स्थल रूप है।
तो जलोढ़ शंकु, नदी विसर्प, है ना, बालुका तट, प्राकृतिक तटबंध। इसमें भी आपके पास स्टेटमेंट का है, आपको सेलेक्ट करके बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। जो है निक्षेपणात्मक अक्कल स्वरूप की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 13 इसमें आप देखिएगा, तो जहाँ निक्षेप होता है वो देखेंगे जलोढ़ शंकु है, बालुका तट है, प्राकृतिक तटबंध है। नदी विसर्प आपका इसमें नहीं आएगा, क्या होगा, नदी विसर्प जो है आपका इसमें नहीं, कि नदियों से जो विसर्जित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नदी की सामर्थ्य के हिसाब से ये चीज़ें जो विसर्प बनता है, जहाँ जहाँ आपको ग्रेडियंट कम या ज़्यादा होता रहेगा उस हिसाब से ये चीज़ बनता है, उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। तो आपका 1, 3 और 4 ये आपका किस में हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है क्षोभमंडल के संदर्भ में तत्वों पर विचार कीजिए। क्षोभमंडल क्या कह रहा है, तो वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 3/4 इसी मंडल में केंद्रित है और इसकी ऊपरी परत जो है चक्रवातीय एवं उपचक्रवाती संचरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और एक और दो में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, अपने आप में जो दोनों स्टेटमेंट है तो क्या है, दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न जो है मिलान करने वाले में कह रहा है नदी और मुहाना दिया हुआ है, मिलान करके बताना इसमें से कौन कितना इसमें सही मिलान दिया हुआ है। तो थेम्स नदी का मुहाने की बात कर रहा है, आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, टेन्यूबेरियन सागर, डॉन एजो सागर। इसमें से कितनी नदियां हैं जिसका आपका जो मिलान है वो सही सुमिलित है, ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा कौन सा, प्रश्न संख्या 15 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो मिलान है आप वोल्गा वाला देखेंगे, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैस्पियन सागर में डेल्टा बनाती है। उसके बाद से डान नदी के रूप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे, एजो सागर में। ठीक है, ये दो आपका सही है, यानी कौन सा सही निकला, 2 और 4। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सही से मिली थी बात की गई थी। थेम्स की अगर हम बात करेंगे, किसकी, थेम्स की, तो आप देखिएगा थेम्स जो है नदी, ये कहाँ पे मुहाना बनाती है, ये यूरोप की प्रमुख नदी है और ये आप अगर देखेंगे तो इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। कहाँ पे, इंग्लिश चैनल में जाकर मुहाना बनाएगी। डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी की अगर बात करें तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये कहाँ पर जो है, ये काला सागर में। कहाँ पे, काला सागर में। ठीक है, तो दोनों जो गलत था आपको हमने बता दिया और बाकी ये जो यहाँ पे जो सही है वो बता दिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सही था, कैस्पियन सागर, डॉन। ठीक है, ये दो आपको जो गलत है वो हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 का निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, जो कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कोई विशेषता बताया है, ये किस जलवायु से संबंधित है। तो आकर्षक पुष्पीय पौधे, सदाबहार एवं पर्णपाती वृक्ष, चैप्रल और किम्बस पिकारिया, ये 3 विशेषताएं जी पूछ रहा है किस जलवायु में है। मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मध्य महाद्वीपीय जलवायु या लॉरेंशियाई जलवायु। तो इस तरह की जो विशेषताएं पाई जाती हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, फटाफट से बताइए किस जलवायु पे तीनों की तीनों विशेषताएं हैं इस जलवायु में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सा, भूमध्य सागरीय जलवायु का जो ये है, इस वाले में आप तीनों के तीनों फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आकर्षक कुछ के पौधे, पर्णपाती, सदाबहार, चैप्रल, तिम्बस की झाड़ियाँ, तीनों तीनों को इसमें देखेंगे भूमध्य सागर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कृषि स्टेटमेंट वाला। अभिकथन कारण, रात्रि के समय घाटियों में पाला पड़ता है जबकि उत्तरी भाग पाला मुक्त रहता है। कारण कह रहा है कि रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है। क्या होता है, ताप ह्रास अधिक होता है। बताना है सही उत्तर, भाई फिर से बताना है कौन सही कौन गलत, या कथन कारण सही व्याख्या कर रहा है उसकी नहीं। तो प्रश्न संख्या आपका 17 इसका जो है, आप अगर देखें पहला आकर्षण भी सही है, रात्रि के समय घाटियों में पाला पड़ता है जबकि उत्तरी भाग पाला मुक्त रहता है। कारण भी सही है कि रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर विकिरण ताप द्वारा अधिक ह्रास होता है। ठीक है, अभी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो ये दोनों को दोनों अगर आप देखेंगे तो व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से आपसे ऑप्शन इसका कौन सा सही जगह सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कई जगह ये ऑप्शन आपके यहीं पे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी पे दिया हुआ है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और ये दूसरे कारण की व्याख्या जो है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 18। डेल्टा के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जलीय अवसाद जो अवसाद नीचे पड़ा है
उनके क्रम में महीन कण जो है स्थल के पास बड़े कण सागर की ओर जमा होते हैं। सागरीय लहरों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में डेल्टा का तीव्र विस्तार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है, फिर से बताना है। प्रश्न संख्या 18 में दो स्टेटमेंट है, दोनों में कौन सा आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की, तो ये जो कह रहा है जलीय अवसाद के नीचे पर क्रम महीन कण स्थल के पास तथा बड़े कण सागर की ओर जमा होते हैं, कि आपका गलत है। महीन कण आपके इधर नहीं रहेंगे। सागरीय लहरों की सक्रियता जो है उस वाले क्षेत्रों में डेल्टा का तीव्र विस्तार होता है, तो वहाँ भी ये भी गलत। दोनों स्टेटमेंट आप देखेंगे गलत है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 क्या कह रहा है कि लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लानोस कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी एशिया, यूरोप, मध्य अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। फटाफट से उत्तर कीजिएगा। इस प्रश्न क्या 19 का छोटा सा प्रश्न है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा लानोस के लिए ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, लानोस जो है आपका कहाँ पाया जाता है, लानोस जो है ये दक्षिणी अमेरिका में आपका घास के मैदान जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। पूर्वी पूर्वी अगर आप बात करेंगे, पूर्वी अफ्रीका सवाना वाला आप जानते हैं, कंपोर्ट जो है ब्राजील, लानोस वेनेजुएला वाला। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में लानोस आपका पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ये महासागरीय धाराओं की हम बात कर रहे थे, आ गया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण यहाँ पूछा हुआ है। पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्वाकर्षण बल, महासागरीय लवणता। ठीक है, ये चार दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20। इसमें जो महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के लिए कारण की अगर बात करें, उत्पत्ति का कारक, ठीक है, तो इसमें जो कारण है वो चारों के चारों कारण है। पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दाब हुआ है और महासागर की लवणता, यानी चारों आपका मिल जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, तो चारों के चारों इसके कारण है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे फैक्चुअल कंसेप्चुअल प्रश्न है आपके। कंसेप्ट जब क्लियर रहेंगे तब इस तरह के प्रश्न आप कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। तो काराकोरम, कैलाश, चास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इसमें फिर से सही उत्तर बताना है पूर्व का चयन करके। प्रश्न संख्या 21, तो इसमें आप देखेंगे ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी भाग है, पहाड़ियाँ, है ना। प्रश्न संख्या 21 वाले में तो पहला तो का ट्रांस हिमालय में आपका आ जाएगा काराकोरम। ठीक है, उसके बाद से कैलाश आ जाएगा, फिर पंजाल आ जाएगा, जास्कर, धौलाधार आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, धौलाधार। तीन नहीं, धौलाधार अगर आप बात करेंगे, धौलाधार तो आपका नीचे होगा, धौला एक मिनट, धौलाधार तो आपका नीचे होगा। काराकोरम रहेगा, ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है ना, उसमें काराकोरम और कैलाश जास्कर आएगा। कैलाश, काराकोरम, जास्कर ऊपर है, धौलाधार, पीर पंजाल तो बहुत नीचे हो जाएगा, ये दोनों नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आप कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय के में अगर आप देखेंगे कि एशिया का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सलेम तिब्बत हिमालय क्षेत्र में आता है, और उसमें ये जो जास्कर वगैरह सीढ़ी है, ठीक है, ये सब चीज़ें काराकोरम और कैलाश उसी वाले रेंज में आपका पड़ेगा। पीर पंजाल और जो आपका धौलाधार है ये आपका पिच में पड़ेगा, ये आपका नीचे पड़ता है, तो मध्य वाले में पड़ेगा। कौन से वाले में, ये मध्य हिमालय का भाग है, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपका मध्य हिमालय का भाग है। बाकी आपका ट्रांस में ये थी 1 2 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा देखिएगा एक और प्रश्न जो है लौ अयस्क की बात कर रहा है। अयस्क के क्षेत्र दिया और राज्य दिया हुआ है, कौन कौन सा किस में है। तो ध्यान से देखिएगा, संदूर है, बादाम पहाड़, नोआमुंदी और दल्ली राजहरा। इसको फटाफट से मिला देते हैं। प्रश्न संख्या 22 में दे दिया हुआ है, इसको मिलाइए। कौन कौन सा क्षेत्र जो है आपका यहाँ पे क्या होगा। तो देखिएगा, संदूर की अगर आप बात करेंगे, संदूर किस क्षेत्र में पाया जाता है ना। संदूर को बात करेंगे, कर्नाटक इसका हो जाएगा, संदूर का कर्नाटक। बादाम पहाड़ की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। नोआ मुंडी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, झारखंड। और डल्ली राजहरा जो है आपका ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का चौथा देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, तो ए का तीसरा, बी का चौथा आपका इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचा नोआ मुंडी आपका कौन सा हो गया था, ये झारखंड हो गया था, सी का दूसरा, तो आपका कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने आपको बता दिया, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलेगा। लेकिन हमें जो बार बार कहता हूँ कि इस बारे में कौन सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको मिलाने वाला है। कर्नाटक, ये उड़ीसा, नोआ मुंडी झारखंड, डलिया छत्तीसगढ़, ये चीज़ याद रहेगा। तो आपका जब फिर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा टेक्स्ट से लगाने का मतलब नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल जाए,
लेकिन हाँ ये है कि यहाँ कोई ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो उस ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? पारसनाथ की पहाड़ी से उद्गमित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अफवाह के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ, तो कह रहा है द्रमा, जो मर्करित अपवाह तंत्र, आर्य अपवाह तंत्र, जालीनुमा या अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र की इसमें बात की गई है। तो 4 अपवाह तंत्र आपके पास दिया हुआ है। इसका उत्तर कीजिएगा कि इसका जो होगा सही उत्तर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, प्रश्न संख्या 23 का। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्य अपवाह तंत्र। ठीक है, हरी अपवाह तंत्र होगा। यहाँ पे जो नदियाँ निकलती है पर्वत निकलकर जो सभी ग्राम प्रवाहित होती हैं उन्हें क्या कहता है? अर्य प्रतिरूप पाया। मतलब एक जगह से अगर निकल के कई जगहों पे कई दिशाओं में अगर प्रवाहित हो रही हैं उनको क्या कहता है? जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ भी इसी का प्रतिरूप को एक तरीके का उदाहरण है। आई होप तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पारसनाथ पहाड़ी वाला कौन सा है? आर्य अपवाह तंत्र का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक?